नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ेंगे बेटा गहन कृषि। हमारा अध्याय कृषि संबंधी है। संपूर्ण अध्याय में हम कृषि की चर्चा करेंगे। तो कितने भाग हो गए, कितने नहीं हुए, तो गहन कृषि है। इससे संबंधित अगर हम बात करें तो गहन कृषि होती क्या है। सबसे पहले तो यही देखते हैं कि गहन कृषि होती क्या है। तो देखो, किसी क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या कोई क्षेत्र है, वहाँ पे जनसंख्या क्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसकी पूर्ति हेतु, यानी जो ये जनसंख्या बढ़ रही है, इसकी पूर्ति के लिए कम भूमि क्षेत्र पर बस अपोजिट करना है। जनसंख्या तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन भूमि क्षेत्र क्या है, कम है। तो कम भूमि क्षेत्र पर अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करना, पर अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करना, ही क्या है, गहन कृषि। पुनः देख लो, कोई क्षेत्र है, वहां पे जनसंख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो बढ़ती जनसंख्या की पूर्ति हेतु क्या किया जाता है कि कम भूमि क्षेत्र, यानी जो भूमि क्षेत्र कम है, उस क्षेत्र में अधिक पैदावार करना। अधिक पैदावार करने के लिए किन की आवश्यकता होती है, यानी किन का उपयोग किया जाना चाहिए, उनसे संबंधित अगर हम बात करें तो इस कृषि हेतु संकर बीजों का प्रयोग होता है। संकर बीजों का उपयोग, रासायनिक खाद, कीटनाशकों का प्रयोग तथा आधुनिक उपकरणों को काम में लिया जाता है, क्या समझे? कुछ नहीं समझे अभी तक, तो समझो। यानी कोई क्षेत्र है, वहां पे जनसंख्या बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके जीवन में, यानी जीवन यापन करने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति करना भी हमारा दायित्व है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए कम भूमि क्षेत्र पर अधिक पैदावार की जाती है, वही कहलाती है गहन कृषि। क्या कहलाती है? गहन कृषि कहलाती है। और उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? संकर बीजों का प्रयोग, रासायनिक खाद, कीटनाशकों का प्रयोग, और जो आधुनिक उपकरण हैं उनको काम में लिया जाना चाहिए। यानी इस कृषि में किनको काम में लेते हैं? इनको काम में लिया जाता है। अब विशेषताओं में देखें कि जनसंख्या के अनुपात में कम भूमि क्षेत्र उपलब्ध होता है। तो पहली पंक्ति है, जनसंख्या तो क्या है, ज़्यादा है, लेकिन भूमि क्या है, कम है। तो पहली विशेषता में आपको क्या बताना है कि जनसंख्या के अनुपात में भूमि क्षेत्र क्या है, कम है। दूसरा हम देखें तो प्रति हेक्टेयर भूमि में खेती और श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। तो जाहिर सी बात है, भूमि कम है लेकिन जनसंख्या तो क्या है, अधिक है। तो श्रमिकों की संख्या भी क्या रहेगी, अधिक रहेगी। यानी जो खेती है, श्रमिक हैं, उनकी संख्या भी अधिक रहेगी। अगला हम पॉइंट देखें विशेषता का, तो अगले विशेषता में हम बताएंगे कि वर्ष में एक से अधिक फसलें बोई जाती हैं। तो यानी इनकी पूर्ति करने के लिए वर्ष में 1, 2 या फिर उससे भी अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। अगला पॉइंट है
जनसंख्या दबाव के कारण कम भूमि क्षेत्र में अधिक खाद्यान्न का उत्पन्न किया जाता है। तो वही पहली वाली जो हमने परिभाषा में लिखा था वही है, अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करना। लिखा हुआ है बोर्ड पर, अधिक खाद्यान्न का क्या करना, उत्पादन करना। अगला है कि गहन कृषि में अधिक पूंजी और उपकरणों की आवश्यकता होती है, यानी प्रयोग किया जाता है। तो पूंजी तो होगी नहीं, संकर बीज लेके आएंगे, रासायनिक खाद लेके आएंगे, कीटनाशक, तो पूंजी तो क्या लगेगी, अधिक लगेगी। और साथ साथ में क्या होगा बेटा इसमें कि जो यंत्र हैं उनका भी प्रयोग किया जाएगा, यानी आधुनिक उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसकी परिभाषा से ही हमें क्या निकालनी है, विशेषता निकालनी है। अगली कृषि आती है विस्तृत या फिर विस्तीर्ण कृषि। विस्तरण भी बोल सकते हो, विस्तृत भी बोल सकते हो। तो विस्तृत कृषि क्या है, तो जो हमने पहले वाली कृषि पढ़ी थी उसका अपोजिट कर दो बेटा, पूरा का पूरा उल्टा कर दो। उसमें तो जनसंख्या क्या थी, अधिक। इसमें क्या बतानी है, जनसंख्या कम तथा उसमें भूमि क्या थी, कम। इसमें बताना है अधिक भूमि क्षेत्र। दोनों एक दूसरे के विपरीत कृषि हैं। तो समझ गए होंगे कि इस प्रकार की कृषि में कृषि भूमि क्षेत्र तो अधिक होता है तथा जनसंख्या दबाव क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार की जो कृषि पद्धति है उसे ही हम क्या कहेंगे, विस्तृत कृषि या फिर विस्तृत कृषि कहेंगे। इस प्रकार की कृषि में अधिक पूंजी एवं संपूर्ण कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। बस एक चीज ध्यान में रखना, इसमें जो कार्य होता है वो किनके द्वारा होता है, मशीनों द्वारा होता है। अब मशीनों द्वारा होगा तो पूंजी भी क्या लगेगी, अधिक। पूंजी भी क्या लगेगी, अधिक लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि हमारे पास क्षेत्र तो क्या है, अधिक है, लेकिन काम करने वाले क्या हैं, कम हैं। तो किनका प्रयोग करेंगे, हमें मशीनों का प्रयोग, तथा पूंजी है वो भी क्या लगेगी, अधिक लगेगी। और भारत में इस प्रकार की जो कृषि है वो कहाँ पे की जाती है, तो भारत में अगर हम बात करें इस प्रकार की जो कृषि है वो पश्चिमी राजस्थान के जो नहरी क्षेत्र हैं, पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र हैं, नहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पे इस प्रकार की कृषि की जाती है। पश्चिमी राजस्थान के नहरी क्षेत्रों में कौन सी कृषि की जाती है, अगर पूछ लिया जाए तो बताना है विस्तृत या विस्तीर्ण कृषि की जाती है। तो एक बार पुनः देख सकते हो कि इस प्रकार की कृषि में कृषि भूमि क्षेत्र अधिक होता है तथा जनसंख्या कम होती है। तो इस प्रकार की कृषि जो पद्धति है, यानी ये जो कृषि पद्धति है इसे ही हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे। इस कृषि में मशीनों द्वारा काम अधिक होता है तथा पूंजी भी क्या लगती है, अधिक लगती है। और ये कृषि कहाँ पे की जाती है, पश्चिमी राजस्थान के जो नहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब नहरी क्षेत्र नाम आया है तो बेटा एक चीज़ देखनी है, चकबंदी। सुना होगा चकबंदी क्या है, इसी में आता है चकबंदी। तो देखो चकबंदी, दिमाग को नेगेटिव मत ले जाना बेटा। चकबंदी किसे कहते हैं, कि भारत में विभिन्न राज्यों में, यानी जो भारत है, भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि जो भूभाग है, यानी किसानों की जो कृषि भूमि है उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं। राज्यों में किसानों
किसान की कृषि भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में है। उन टुकड़ों को क्या किया जाता है? कृषि भूमि के बिखरे हुए टुकड़ों को एकत्रित करना। यानी ये जो टुकड़े हैं, यानी जो छोटे छोटे भाग हैं, उनको एक जगह क्या करना? एकत्रित करना। एकत्रित करना ही क्या कहलाता है? चकबंदी कहलाता है। यानी जो किसानों की भूमि है, यानी जो कृषि भूमि है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी हुई है, उन टुकड़ों को एक जगह यानी इकट्ठा करना या फिर एकत्रित करना ही क्या कहलाती है? चकबंदी कहलाती है। पीछे कई सालों पहले हुआ था, अब भी चल रहा है कि चकबंदी होगी, चकबंदी। इसमें चकबंदी में क्या होता है बेटा? जो छोटे छोटे भाग हैं उनको एक जगह कर दिया जाता है। जैसे किसान का ये कोई गांव की कृषि भूमि है, इस प्रकार से आपका खेत यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो जब चकबंदी होगी तो क्या किया जाएगा? जो आपका जो हिस्सा है उसको एक जगह कर देंगे, यानी ये दो भाग हैं उनको मिला के एक जगह ही बना देंगे। ऐसे ये आपका हिस्सा हो गया, ये अगले का हिस्सा हो गया। यानी जो छोटे छोटे टुकड़ों में हमारी कृषि भूमि बंटी हुई है उसको एक जगह एकत्रित करना ही क्या कहलाता है? चकबंदी कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे उद्यान कृषि। चकबंदी समझ में आ गई होगी कि भारत में विभिन्न राज्यों में किसानों की जो कृषि भूमि है वो छोटे छोटे टुकड़ों में है, उन टुकड़ों को एकत्रित करना ही क्या कहलाता है? चकबंदी कहलाता है। अगली आती है उद्यान कृषि। तो उद्यान कृषि क्या है? हमने पहले भी पढ़ा है। तो इस कृषि में क्या होता है? इस कृषि में साग सब्जियों की कृषि की जाती है। इस कृषि में क्या किया जाता है? साग सब्जियों की कृषि की जाती है। और साथ साथ में किन की कृषि की जाती है? फलों की भी कृषि की जाती है। साथ साथ में फलों की भी कृषि की जाती है। क्यों की जाती है? व्यापारिक कृषि को बढ़ाने के लिए। यानी व्यापारिक कृषि में उद्यान एक ऐसा सघन कृषि है जिसमें बहुत उच्च स्तर का विशेषीकरण होता है, जो छोटे से स्तर पर किया जाता है। देखा होगा साग सब्जी है वो कम क्षेत्र पर यानी कम भूमि पे उगाई जाती हैं और पैदावार अधिक की जाती है। तो अगर पूछ लिया जाए कि उद्यान कृषि क्या है तो आपको क्या बताना है? इस कृषि में साग सब्जियों की कृषि की जाती है तथा साथ ही फलों की कृषि की जाती है। यह कृषि व्यापारिक दृष्टि से की जाती है। अब उद्यान कृषि के उपभेद अगर हम देखें तो उपभेद कौन कौन से हैं? उद्यान कृषि के उपभेद। पहला आता है बाजार के समीप सब्जी उत्पादन। किसके समीप सब्जी उत्पादन? बाजार के समीप सब्जी उत्पादन। दूसरा, इसी कृषि को हमने पीछे पढ़ा था बेटा, याद है तो, ट्रक कृषि के नाम से पढ़ा था। ट्रक कृषि, साग सब्जियों की कृषि, ट्रक कृषि, वही क्या है? उद्यान कृषि है। दूसरा आता है ग्रीन हाउस फार्मिंग।
कौन सा है? ग्रीन हाउस फार्मिंग। अगले पॉइंट में अगर हम देखें तो ये कौन सी है? पुष्प कृषि। कौन सी कृषि है ये? पुष्प कृषि है। इसके अलावा आता है पादप नर्सरी और व्यापारिक फलोद्यान। पादप है और व्यापारिक फलोद्यान। फलोद्यान को भी हमने अलग पढ़ा था, याद है तो पादप है, नर्सरी है बेटा, इन छोटे छोटे पेड़ पौधों की नर्सरी बोलते हैं, वो है। तो उपभेद यानी उद्यान कृषि है, उसके अलग कौन से भाग हैं, यानी अन्य भाग कौन से हैं? तो अन्य भागों में हमने ट्रक कृषि को अलग पढ़ा था और व्यापारिक फलोद्यान कृषि है उसको भी अलग पढ़ा था। लेकिन ये दोनों की दोनों किस में शामिल हैं? उद्यान कृषि में शामिल हैं। उद्यान बाग बोलते हैं ना, वही है, यानी बाजार के समीप सब्जी उत्पादन, इसका पहला उपभेद है। दूसरे उपभेद की बात करें तो उद्यान कृषि को ही क्या कहा जाता है? ट्रक कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रक कृषि। तीसरे पॉइंट में देखें तो इसे ग्रीन हाउस फार्मिंग भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस फार्मिंग कौन सी कृषि को कहा जाता है? तो बताना है उद्यान कृषि को ग्रीन हाउस फार्मिंग कहा जाता है। चौथा पॉइंट आता है पुष्प कृषि। कौन सा है? पुष्प कृषि। और पांचवा है पादप नर्सरी और लास्ट हमारा बन गया व्यापारिक फलोद्यान। अब आगे हम चर्चा करेंगे भारत में प्रथम स्थान, यानी किस राज्य का किस चीज में प्रथम स्थान है। तो छोटे क्वेश्चन हैं बेटा, ध्यान से देखना। फल उत्पादन में किसका स्थान है? आपके जो टेस्ट लगते हैं उसमें भी इसी से संबंधित क्वेश्चन आएगा आपका। फल उत्पादन में किसका है? तमिलनाडु का। किसका है बेटा? बात चल रही है प्रथम स्थान है, भारत में प्रथम। फल उत्पादन में कौन है प्रथम पे? तमिलनाडु। मसाला उत्पादन में हम बात करें तो गुजरात। मसाला उत्पादन में कौन है? गुजरात है। सब्जियों के उत्पादन में हम बात करें तो सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन आता है, यानी कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। इसके अलावा आलू उत्पादन में अगर हम बात करें, किसके उत्पादन में? आलू उत्पादन। उत्तर प्रदेश। आलू उत्पादन में कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो फल उत्पादन में तमिलनाडु, मसाला उत्पादन में गुजरात, सब्जियों में पश्चिम बंगाल, आलू में उत्तर प्रदेश। ये चारों के चारों क्या हैं? प्रथम हैं भारत में। कहाँ पे? भारत में। याद रह जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि निम्न में से फल उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, और ये चारों नाम दे दिए, तो फल उत्पादन में तमिलनाडु। उसी प्रकार से मसाला में पूछ लिया जाए तो चारों ऑप्शन में कौन सा रहेगा आपका? गुजरात। सब्जियों में अगर पूछा जाता है चारों ऑप्शन में से पश्चिम बंगाल, और आलू उत्पादन में पूछा जाता है तो कौन सा रहेगा? उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे रहेगा। आगे हम बात करेंगे बेटा जैविक कृषि की। इसकी बात करेंगे जैविक कृषि। तो जैविक कृषि क्या है? तो भारत में जैविक कृषि का उत्पादन कृषि युग से ही किया जाता है। भारत में जो जैविक कृषि है
उसका उत्पादन कृषि युग से ही किया जाता है। इसके अंतर्गत माना जाता है कि प्रकृति के मध्य गहरा संबंध पाया जाता है। यानी जैविक कृषि है उसमें क्या माना जाता है कि इसका संबंध किसके साथ है? प्रकृति के साथ इसका संबंध है। और मानव प्रकृति के संबंध सभी खराब नहीं हुए। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो मानव है उसके संबंध प्रकृति के साथ क्या नहीं बताए गए हैं? खराब नहीं बताए गए हैं, क्योंकि प्रकृति द्वारा ही मानव अपने फसलों का क्या करता है? उत्पादन करना है। यानी पूर्णतः मानव है वो किस पे निर्भर है? प्रकृति के ऊपर निर्भर है। 60 के दशक से गैर जैविक कृषि और मानव का आकर्षण बढ़ा है। 60 के दशक के बाद में अगर हम बात करें तो जो जैविक कृषि है उसका और मानव का आकर्षण है वो क्या है? अधिक बड़ा है। जैविक कृषि में रासायनिक खाद कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। ये तो सीधी सी बात है। जैविक कृषि में किनका प्रयोग किया जाता है? रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, या फिर मैं कहूँ तो उपयोग किया जाता है, जिसमें फसल उत्पादन तो बढ़ता है परंतु फसल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इन दोनों के कारण उत्पादन तो हम बढ़ा सकते हैं, फसल उत्पादन बढ़ता है, लेकिन गुणवत्ता में कमी आ जाती है। किसमें कमी आती है? गुणवत्ता में। एक तो जैविक होती है, एक रासायनिक कृषि होती है। तो जैविक कृषि में हम देखा है हमने कि इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग होता है, जिसके कारण फसल का उत्पादन तो क्या हो गया? बढ़ गया, लेकिन इसकी गुणवत्ता में क्या आ गई है? कमी आ गई है। विश्व की कुल कृषि भूमि का 0.9% है। यानी जो कृषि की जाती है जैविक, उसकी अगर हिस्सेदारी की बात करें तो विश्व की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग है? विश्व की बात आई है बेटा, विश्व की कितनी है? 0.9%। कितने प्रतिशत भाग पे? 0.9% भाग पे क्या की जाती है? जैविक कृषि की जाती है। जैविक कृषि है वो प्राचीन काल से ही की जा रही है। याद रखना, जैविक कृषि प्राचीन काल से की जा रही है। जैविक कृषि है वो प्राचीन काल से ही की जा रही है। भारत में कुल कृषि क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कितने प्रतिशत भाग पे ये कृषि की जाती है? यानी विश्व में तो इतना भाग है, लेकिन भारत में अगर देखें तो भारत में कितना जो हिस्सा है जहाँ पे ये कृषि की जाती है, तो 7.23 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वहाँ पे जैविक कृषि की जाती है। अब राज्यों की बात करें कि भारत में कौन कौन से राज्यों में जैविक कृषि की जाती है, इसमें आपको बताना है पंजाब, बिहार, राजस्थान। भारत में कहाँ पे की जाती है? पंजाब, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब है, बिहार है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा आता है बेटा झारखंड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मिजोरम, इन क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। सॉरी, मिजोरम ने मेघालय।
मेघालय। तो भारत के कौन कौन से राज्यों में इस प्रकार की कृषि की जाती है? पंजाब है, बिहार है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मेघालय। अब अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वाधिक जैविक कृषि या फिर पूर्णतः जैविक कृषि वाला राज्य कौन सा है, तो पूर्णतः जैविक वाला अगर पूछा जाता है, पूर्णतः जैविक वाला कौन सा है? सिक्किम। पूर्णतः जैविक कृषि वाला राज्य कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? सिक्किम है। और सिक्किम को ही बताया जाता है कि सिक्किम में जो जैविक कृषि है वो 2003 से प्रारंभ हुई थी। सिक्किम में जैविक कृषि कब से प्रारंभ हुई थी? 2003 से प्रारंभ हुई थी। और इसे 18 जनवरी 2016 को, कब है? 18 जनवरी 2016 को क्या घोषित कर दिया गया था? पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला राज्य घोषित कर दिया गया था। तो एक बार पुनः देख लेते हैं जैविक कृषि। आगे भी हम जिक्र करेंगे बेटा जैविक कृषि का, कि जैविक व रासायनिक कृषि में अंतर क्या है। इन्हीं पॉइंटों में से निकाल के वहाँ पे हम अंतर में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैविक जो कृषि है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। किनका प्रयोग किया जाता है? रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे फसल का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन फसल की जो गुणवत्ता है उसमें क्या आ जाएगी? कमी आ जाती है। और जैविक कृषि है वो प्राचीन काल से ही की जा रही है। बताया जाता है कि जैविक कृषि है वो प्राचीन काल में भी की जाती थी। और विश्व के जो भूभाग है उसमें से 0.9% भाग पे जैविक कृषि होती है। और भारत में अगर हम बात करें तो भारत में 7.23 लाख हेक्टेयर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब भारत में अगर देखा जाए कि कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे ये जैविक कृषि की जाती है, तो जैविक कृषि में एक तो आपका राजस्थान आता है, एक पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मेघालय को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि भारत में वो कौन सा राज्य है जो पूर्णतः जैविक कृषि करता है। तो पूर्णतः जैविक कृषि का नाम आता ही आपको सिक्किम याद रखना है। और सिक्किम में जैविक कृषि का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था? 2003 में हुआ था। और इसे पूर्णतः जैविक कृषि वाला राज्य कब घोषित किया गया? तो 18 जनवरी 2016 को इसको पूर्णतः जैविक कृषि वाला राज्य घोषित कर दिया गया था। आगे हम देखें कि जलवायु के आधार पर भारतीय कृषि का वर्गीकरण। बीच में एक छोटा सा और निकल के आया है बेटा इसमें, कि जलवायु के आधार पे भारत में कौन कौन सी कृषि की जाती है। तो लगभग के याद है, आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो जलवायु के आधार पर भारतीय कृषि का वर्गीकरण, तो एक तरफ तो फसलें लिखेंगे, बीच में लिखेंगे समयावधि, और लास्ट में लिखेंगे प्रमुख फसलें। अब समझ गए होंगे कितने भागों में बांटा है। तो भारतीय जो कृषि है उसको जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3। एक तो होती है खरीफ, समझ गए, खरीफ। दूसरी होती है रबी, तीसरी है जायद। अब एक की समय अवधि लिख लेंगे तो सभी के क्रम से हम लिख सकते हैं।
तो पहली की है जून जुलाई से, जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक। इसकी समय अवधि क्या है? जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक। तो जून जुलाई और सितंबर अक्टूबर के मध्य में हम कौन कौन सी फसलें बोते हैं, उन फसलों के आगे हम नाम लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं रबी की फसल है, ये कब? सितंबर अक्टूबर से मार्च अप्रैल। कब से कब तक? सितंबर अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक। अब बाकी जो बच गया उसको लिखना है बेटा जायद में, मार्च अप्रैल से कहाँ तक है? जून जुलाई तक। अब खरीफ की फसल कौन सी होती है, रबी की कौन सी होती है? जायद। जायद में तो आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि सब्जी। क्या याद रखनी है? सब्जियां। ये याद है तो सब कुछ याद है। खरीफ की और रबी की बात करें तो खरीफ में आपका क्या आएगा? चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, इसके अलावा मक्का शुरू हो जाता है क्या? मक्का, मूंग, मोठ, ये सभी के सभी किस्में शामिल किए गए हैं, खरीफ में शामिल किए गए हैं। मूंगफली भी इसी समय बोई जाती है, इसी भाग में, क्योंकि सर्दियों में तो मूंगफली हमारे पास आ जाती है, तो इसमें मूंगफली भी लिख सकते हो, मूंगफली। अब बात करें रबी की, तो रबी में किनको शामिल किया है? तो रबी में गेहूं, जौ, चना, सरसों। गेहूं, जौ, चना, सरसों, इसके अलावा दलहन, दलहन तो मूंग मोठ आ गए, लेकिन एक और है बेटा इसमें, अरहर और मसूद की दाल। अरहर और मसूद, इसको इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा एक और आता है बेटा इसमें, मटर भी शामिल किया गया है। मटर की खेती भी किसमें की जाती है? सितंबर अक्टूबर से मार्च अप्रैल के मध्य की जाती है। तो जलवायु के आधार पर जो भारतीय कृषि है उसको 3 भागों में बांटा है, खरीफ है, रबी है, जायद है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, रबी की कब बोई जाती है और जायद की कब? खरीफ की बात करें तो जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक। आगे हम रबी की बात करते हैं तो सितंबर अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक, और जायद है उसको मार्च अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक बोया जाता है। खरीफ में चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, मूंग, मोठ और मूंगफली को शामिल किया है। उसी प्रकार से रबी की बात करें तो गेहूं, जौ, चना, सरसों, अरहर, मसूद और मटर को शामिल किया है। नीचे वाला आता है जायद। तो जायद की फसलों में अगर हम बात करें तो मार्च अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक इसको बोया जाता है, और इसमें मुख्यतः इनकी उत्पादकता को बढ़ाया जाता है, सब्जियों की। तो इसी के साथ जो हमारा जलवायु के आधार पर भारतीय कृषि का वर्णन था वो कंप्लीट होता है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।